आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 16(4) का अध्ययन किया था। 16(4) क, 16(4) ख और 16(5) का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। आप जानते हो अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को जिनका राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है, कम है, उनको राज्य सेवाओं में आरक्षण दिया जा सकता है। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 16(4) से संबंधित विवाद। आप जानते हो अनुच्छेद 16(4) कई सामाजिक आंदोलनों का कारण भी रहा है और न्यायिक वाद विवाद का केंद्र भी रहा है, जिसमें न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव देखने को मिला है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे पिछड़ेपन का आधार क्या है, क्योंकि अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े हुए नागरिकों की बात की गई है। तो पिछड़ापन क्या है, क्या इसके लिए सरकार ने आयोग गठन किए हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, पिछड़ा मानने के क्या मापदंड हैं, इस बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे अनुच्छेद 340, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं की जानकारी और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 16(4) में या संविधान के किसी अन्य भाग में पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः इन वर्गों के पहचान एवं निर्धारण में आ रही समस्याओं को देखने के लिए सरकार ने कई बार प्रयास किए और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1953 में भारत सरकार ने काका कालेकर आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए किया गया था। यह आयोग ने अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि कौन लोग पिछड़े वर्ग के हैं, कौन नहीं। इस आयोग के अनुसार केवल जाति को ही भारत में पिछड़े वर्ग का आधार नहीं माना गया। काका कालेकर आयोग ने महिलाओं को भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी, परंतु सरकार ने काका कालेकर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। तो सरकार ने जो समस्याएं उठाई थी वो ज्यों की त्यों रही। इसलिए सन 1969 में जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल। 2 इसके अन्य सदस्य थे। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक संकेतकों का प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग में सम्मिलित की जा सकती हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि भारत में जाति और वर्ग आपस में अंतर संबंधित हैं, दोनों में भेद नहीं कर सकते। इसलिए पिछड़ी जाति के लोग ही पिछड़े वर्ग और अगड़ी जाति के लोग अगड़े वर्ग में शामिल किए जा सकते हैं। फिर वर्ष 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और जाति को ही सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार माना गया और साथ ही सरकार ने अपने निर्णय में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। तो इस घोषणा के पश्चात पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और लोगों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। बाद में 1991 में पंडित पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उच्च जाति के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए भी 10% की आरक्षण की व्यवस्था कर दी, घोषणा कर दी। तो इन सभी विवादों को उच्चतम न्यायालय में इंदिरा साहनी
नाम से चुनौती दी गई, जिसको हम मंडलवाद भी कहते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि भारत में पिछड़ी जातियों को ही पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग में रखी जा सकते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की एकमात्र पहचान जाति ही नहीं है, क्योंकि पिछड़ी जातियों में भी वे लोग शामिल हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। अतः उच्चतम न्यायालय के अनुसार ये लोग क्रीमीलेयर में शामिल किए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने अपने इस वाद में आगे कहा कि पिछड़े वर्गों की सूची का निर्माण करने और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सीमा से बाहर निकालने के लिए एक स्थायी संवैधानिक संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही ये संस्था क्रीमीलेयर की सीमा का निर्धारण भी करेगी और क्रीमीलेयर की सीमा में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके फलस्वरूप सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया। तीसरी बात जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस वाद में कही वो है, न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% है। 50% से अधिक किसी भी सूरत में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा अनुच्छेद 335 के अनुसार सेवाओं में दक्षता एवं कार्य कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 ये कहता है कि सेवाओं में आवश्यक दक्षता एवं कार्य कुशलता बनी रहनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने चौथी बात कही। न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। न्यायालय के अनुसार आरक्षण का आशय केवल प्रारंभिक नियुक्ति से ही है। पदोन्नति के समय किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ न्यायालय ने इस निर्णय में ये भी कहा कि किसी विशेष कुशलता वाले पदों जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि पदों पर आरक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण को रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था संविधान में पिछड़ापन मूलतः सामाजिक पिछड़ापन ही है। आर्थिक पिछड़ेपन का संविधान में उल्लेख नहीं है। इसलिए न्यायालय ने आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया, रद्द कर दिया। न्यायपालिका ने अपने कैरी फॉरवर्ड रूल को स्वीकार किया। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है आगे ले जाने का नियम, और ये कहा कि आरक्षित वर्गों की रिक्त पदों को अगले वर्ष भरा जा सकता है, परंतु आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है किसी वर्ष किसी आरक्षित वर्ग की रिक्तियां रिक्त रह जाती हैं, तो उन रिक्त पदों को अगले वर्ष जब भी भर्ती निकाली जाएगी तो वहाँ उन रिक्त पदों को भरा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी वाद से एक बात हमें और देखने को मिली, क्योंकि इंदिरा साहनी वाद से पहले न्यायपालिका ने पिछड़ों में भी पिछड़े के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, परंतु इंदिरा साहनी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर की संकल्पना का प्रयोग करते हुए पिछड़ों में भी पिछड़े के सिद्धांत को स्वीकार किया। लेकिन ये बात भी देखने योग्य है कि उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में अभी तक कोई विभाजन स्वीकार नहीं किया है। क्रीमी लेयर की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पिछड़े वर्गों के वे लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए 1993 में रामनंदन नामक समिति का गठन किया,
जिन्होंने इसके अंतर्गत निम्न लोगों को सम्मिलित किया है। संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायाधीश। केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए, ग्रुप बी की सेवाओं के क्लास सेकंड रैंक के अधिकारी। सेना में कर्नल रैंक या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग में लगे व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास भवन तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले लोग, या जिनके पास सालाना आय 6 लाख से अधिक हो, ऐसे लोगों को क्रीमिलेयर की श्रेणी में रखा गया है। इन लोगों को आरक्षण में भागीदार नहीं बनाया जा सकता। आरक्षण केवल पिछड़े वर्गों को ही मिलना चाहिए जिनकी सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।